द्वारका पहुंच गई, लेकिन थोड़ी लेट थी, मतलब 40 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। अब चलते हैं सीधे होटल ढूंढते हैं, क्योंकि मैंने पहले से बुकिंग नहीं करा रखी होटल की। इस रेलवे स्टेशन को तो मैंने एग्जिट कर लिया है, मैं जा रहा हूँ सीधे होटल देखने, और रेलवे स्टेशन के आसपास ही ढूंढूंगा, क्योंकि परसों को अर्ली मॉर्निंग मेरी ट्रेन है सुबह की। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधे होटल ढूंढने के बाद। बट यार मुझे एक डाउट है, द्वारका तो वो जगह थी जो समुद्र के अंदर डूबी हुई थी, पर ये तो सब बाहर है। बट ऐसा हो सकता है मे बी कि स्पेसिफिक पार्ट ही डूबा हो सिर्फ। तो वही रूम तो मिल गया है, ये वाला है, और बाहर का व्यू यहाँ से कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा रूम है, ये काफ़ी बड़ा रूम है उस पहले वाले से, और उससे थोड़ा कॉस्टलियर भी है, क्योंकि अभी वीकेंड शुरू हो गया। सैटरडे आज है, कल संडे है, और फिर बोल रहे कि कल से होली सीज़न शुरू हो रहा है, तो उस हिसाब से प्राइसेस लगेंगे। मैं रेडी हो गया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि आज ही दोनों स्पिरिचुअल जर्नी जो है, जैसे द्वारका मंदिर और जो नागेश्वर टेम्पल है ज्योतिर्लिंग, वो दोनों आज ही कर लूँ, और कल के लिए मैं थोड़ा फन एक्टिविटीज़ के लिए टाइम बचा लूँ अपना, जिसमें मैं करूँ एक बेट द्वारका करके जगह है, और एक साथ में एक शिवपुर बीच है, और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती होंगी, तो फिर वो भी करने का मेरा प्लान है। तो वो सब चीज़ें जो फन एक्टिविटीज़ हैं वो सब मैंने रख दी हैं कल, और आज मैं सोच रहा हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी कर लूँ, दोनों टेम्पल्स को कवर करके, और नियर बाय प्लेसेस कवर कर लूँगा अगर थोड़ा टाइम बच गया तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर बाहर, और यहाँ से लेते हैं ऑटो शेयरिंग वाला जो ले जाएगा सीधे द्वारकाधीश टेम्पल। तो गाइस ऑटो वाले ने यहाँ पे उतार दिया है, और यहाँ से सीधा 100 मीटर ही है अंदर को। भाई यहाँ पे मैंने देखा कि सोमनाथ के कंपैरिजन थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, मेरी ये वीकेंड चल रहा है इस वजह से, या पता नहीं यहाँ रहती है भीड़ है। लेकिन यहाँ मैंने गलती कर दी, मैं शूज़ में आ गया, मुझे चप्पल में आना चाहिए था। मंदिर वगैरह में चप्पल जूते उतारने पड़ते हैं, तो स्लीपर ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं उस हिसाब से। कुछ ऐसा है मंदिर का सीन यहाँ से अंदर आके, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट मुझे मंदिर दिखा नहीं है। टेंट वगैरह लगा है, शायद कोई फेस्टिवल टाइप का होली का कुछ चल रहा हो। अच्छा ये है मंदिर की लाइन, काफ़ी लंबी लाइन है, और वहाँ पे वो सामान रखने का था इस जगह पे, और मंदिर की लाइन इतनी है। हाँ, सभी इसी वजह से मैं वीकेंड्स पे आना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश मिलता है। और सेम वही अगर कल मैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करूँ, वहाँ पे भी रश होगा इतना ज़्यादा, पूरी रोड को ही कवर कर रखा है लाइन ने। तो फाइनली लाइन यहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है उतना आगे से, तो मैं यहीं पे लग जाता हूँ। देखते हैं कितने देर में आता है नंबर। वो वहाँ पे है मेन मंदिर जहाँ पे दर्शन करने हैं, और उसकी लाइन यहाँ से लगी है। भाई अगर मैं थोड़ी लाइन से बाहर आ गया फ़ोन जमा कराने के लिए, तो फिर क्या है कि वहाँ फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। तो अभी मैं इस साइड आया हूँ फ़ोन जमा कराने। गाइस दर्शन तो हो गए, और मैंने अपना फ़ोन वगैरह भी ले लिया यहाँ से। अब जूते मैं थोड़ी देर में पहनूंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उस साइड में क्या है, कि काफ़ी लोग अंदर फ़ोन भी लेके गए थे। अब मुझे पता नहीं लूप होल क्या है, बट अब तो यहाँ पर लाइन कम हो गई, पर ये पूरा लाइन थी बहुत लंबी। बट सही बात ये थी कि पूरी टेंट के अंदर थी, तो धूप उतनी लगी नहीं, लेकिन अंदर बहुत कंजेस्टेड सा है, और होली का टाइम में तो पूरे रंग वगैरह उठ रखे हैं, और नीचे पूरा गुलाल ही गुलाल पड़ा हुआ है। सर वहाँ गाने वाने भी चल रहे हैं, डांस वांस भी हो रहा है, होली वाला जैसे चलता है माहौल वैसा ही है। यहाँ से एग्ज़िट गेट है वैसे, मतलब दर्शन करके यहाँ से बाहर आते हैं लोग, ये जो दिख रहा है ना। और एग्ज़िट के बाहर यहाँ पे मार्केट टाइप की है कुछ, बट मैं अभी सोच रहा हूँ यहाँ मार्केट विज़िट ना करूँ, क्योंकि मुझे आज ही नागेश्वर के लिए भी निकलना है, और वहाँ के लिए कोई स्पेसिफिक बस वगैरह नहीं चलती। फिर जल्दी निकाल लेता हूँ कुछ खा पी के, ताकि शाम तक अपना वो भी काम हो जाए। और वो पीछे वहाँ पे है द्वारकाधीश मंदिर, और अगर आपको देखना है तो अंदर कुछ इस टाइप की मूर्तियाँ थी, कृष्ण भगवान के अंदर ऐसी मूर्ति थी अंदर। मंदिर के जो अंदर का अगर मैं आपको सीन बताऊं तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, मतलब ऊंचा मंदिर है, बाकी काफ़ी स्पेसियस है, बट थोड़ा कंजेस्टेड भी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, सब दब दब के ही खड़े थे। मैंने यहाँ पे देखा कि VIP पास वाला भी कोई कल्चर नहीं है, वरना होता तो मैं ले लेता वो। तो वापस आ गया मैं उसी गेट के पास। मैं सोच रहा हूँ एक बार रूम में आता हूँ, और वहाँ पर अपने जूते उतार के चप्पल पहन लेता हूँ। तो वापस आके थोड़ा बहुत खा पी के लंच करके बेसिकली फिर चलते हैं नागेश्वर की तरफ। तो वापस आते समय मैंने ऑटो का वेट करा, पर ऑटो आया नहीं, मतलब शेयरिंग वाले नहीं आए, वैसे तो आए थे। तो फिर मैं चलता चलता रैंडम गली से जा रहा हूँ वापस रूम पे, और बस पहुँचने वाला हूँ। और ये गलियाँ और वो घर वही हैं जो मेरे होटल के वहाँ से विंडो से दिखाई दे रहे थे। यहाँ से भी ये द्वारका मंदिर दिखता है, मैं आपको दिख रहा होगा ये वाइट फ्लैग। तो फिर अपने होटल में शूज़ खोल के चप्पल पहन के आ गया हूँ, और अभी बज रहे हैं 2:30। अब सोच रहा हूँ कि बस स्टैंड की तरफ जाऊँ पहले, फिर वहाँ से चेक करूँ कि बस है कि नहीं नागेश्वर के लिए। तो ऑटो वाले ने वापस उस द्वारका वाले गेट के पास उतार दिया है, और कहा कि ये जो रास्ता है
ये जाएगा नागेश्वर और यहाँ पे इसी जगह पे शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा। पीछे ऑटो टाइप का दिख रहा है, ये जाता है नागेश्वर के लिए मेनली इस वाले रास्ते से। बाकी जो बड़े वाले ऑटो होते हैं वो प्राइवेट वाले जाते हैं, जो फैमिली वगैरह बुक करके जाते हैं। मैं उसी की फिराक में कि कोई वैसा शेयरिंग वाला मिल जाए तो चलते हैं, वरना थोड़ी देर और वेट करने के बाद इसी से चले जाऊँगा। तो आपको जो मेरे पीछे ऑटो दिख रहा है, मुझे ये लकीली वहाँ पे मिल गया था थोड़ी देर वेट करने के बाद, और ये मेरे को ले आया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। और यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड है कि नहीं। पर ये जो रास्ते से लाया वो बिल्कुल ही एकदम सुनसान रास्ता है, मतलब आजू बाजू कुछ नहीं है, सीधे बीच में रोड है, जो ऐसा लगता है कि जैसे ये सिर्फ द्वारका और नागेश्वर को कनेक्ट करने के लिए वो रास्ता बनाया गया था। बट एनीवेज चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है सीन। अब बस यहाँ लाइन ना हो तो मज़ा आ जाए, पर उतनी लाइन तो है पर वो तेज़ से चल रही तो सही है। नहीं यार भाई, लाइन तो है यहाँ पे, मैंने अभी देखा इस एरिया में, इस बॉक्स में लाइन है जो थोड़ा धीरे धीरे चल रही है, कंजेस्टेड टाइप, और फिर वहाँ से वो जल्दी जल्दी चल रहे हैं भाई। अंदर कुछ ऐसा सीन है, यहाँ जिग जैग पैटर्न में लाइन चल रही है, फिर आगे जाके स्ट्रेट हो जाएगी। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो ये वाली लेंस को भी यूज़ किया जाता है, इसमें मैनेज हो जाए भीड़, पर अभी उतनी है नहीं तो इसलिए डायरेक्ट लोग सीधा ही जा रहे हैं। दर्शन तो मैंने कर लिए और ये काफ़ी मतलब यूनिक टाइप का ज्योतिर्लिंग मंदिर लगा मुझे, जैसे अंदर से काफ़ी बड़ा, अंदर बैठने की भी जगह, और साथ में फ़ोन को भी सबमिट नहीं करना होता यहाँ पे। मतलब वैसे तो बाकी उसके भी सबमिट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे बाकी ज्योतिर्लिंग की भी फ़ोटो अवेलेबल है ही। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, दर्शन कर सकते हैं और बाद में आके बैठ सकते हैं। और ये ज्योतिर्लिंग स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे सिल्वर कलर का दिखा मुझे पूरा ज्योतिर्लिंग, बाकी जैसे ब्लैक कलर के होते हैं, पर ये सिल्वर कलर का था। और बाकी अंदर लोग अभी रुद्र अभिषेक वगैरह कर रहे हैं। नया स्पाइडरमैन वाला कुछ नुस्खा निकाल लिया कि जिसके ये वाली फिंगर्स मिलेंगी वो कुछ अलग ही यूनिक बन जाएगा। बाकी अब सामने देखते हैं ये त्रिशूल के पास क्या है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से टीका लगा लेते हैं। तो अंदर के दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ गया हूँ और बाहर पे कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। अभी मैं वहाँ मूर्ति के पास भी जाऊँगा, पर पहले देख लेता हूँ कि अंदर क्या क्या है। वहाँ पे भी एक मंदिर दिख रहा है, वहाँ देख के आते हैं वहाँ पे क्या है। तो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और ये ज्योतिर्लिंग जो है ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये पॉइज़न और फियर और नेगेटिविटी से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब चलते हैं यहाँ इस मंदिर में, श्री शनिदेव महाराज जी का मंदिर है ये। और यहाँ कुछ भस्म लगाने की जगह है, यहाँ पे लगाने से मन शांत रहता है, महिला पुरुष सभी लगाएं। देखते हैं कैसा है अंदर भस्म। और ये भस्म लगाने वाली जगह के पीछे एक कुंड टाइप का है, इतना बड़ा। लेकिन इस कुंड के पीछे की क्या मान्यता है या फिर क्या मतलब पूजा जाता है इसको, वो तो मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर कि ये बिना वजह के तो होगा नहीं यहाँ पे। तो अब दर्शन वगैरह तो हो गए और फ़ोटो वगैरह भी खिंचा लिया। मैं सोच रहा हूँ बाहर चलते हैं और कुछ खाते हैं, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन में कुछ प्रॉपर खाना नहीं खाया है। जैसे एक गन्ने का जूस और वो स्मूदी वगैरह जो थी द्वारका में पी थी, उसके अलावा कुछ हैवी फूड नहीं खाया। खाने की दुकानें तो काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, बट पहले मैं चप्पल पहन के आता हूँ क्योंकि यहाँ इस रोड में ऐसा चलना तो चैलेंजिंग है। ये शिव जी की मूर्ति भी काफ़ी बड़ी है, अगर आप मंदिर से कंपेयर करो तो मंदिर वहाँ पे और ये मूर्ति यहाँ पे। तो गाइस मैंने खा ली थी वेज बिरयानी और उसके बाद मैंने पी लिया था यहाँ से जूस गन्ने का, और वापस चलता हूँ द्वारका की तरफ। और वहाँ पे मैं पूछ लूँगा और लोगों से कि कल का जो मेरी आइटनरी है वो कैसे कैसे प्लान करनी है, क्योंकि एक जगह पूछने के लिए मुझे 2-3 लोगों से पूछना पड़ता है, क्योंकि सबको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होती है। वो लोग भी अपने अपने आइडिया से बताते हैं। जैसे कि ये नागेश्वर पहुँचने के लिए कोई बोल रहा था बस ही नहीं मिलती, कोई बोल रहा था बस मिलती है लेकिन 2 ही टाइमिंग है, उसके अलावा नहीं होगा। फिर लास्ट में ऑटो से आ गया। अब लेकिन यहाँ पे शेयरिंग ऑटो ढूंढना भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये सब प्राइवेट वाले हैं। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ जाते टाइम ये वाला ऑटो का एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, ये ओपन वाला। धूप भी कम है वैसे, सही रहेगा। तो मैं वापस आ गया हूँ ये वाले गेट के पास। मेरे को लकीली वो वाला बंद वाला ऑटो मिल गया था वहाँ पे शेयरिंग में ही। अब मैं सोच रहा हूँ कि वापस रूम पे जाता हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर आता हूँ द्वारका के बीच की तरफ कि देखते हैं यहाँ पे क्या है समुद्र के पास। और उस ऑटो में मुझे एक कपल मिल गया था, तो उनसे बातें करते करते रास्ते का पता नहीं चला। वैसे तो काफ़ी दूर है,
तो वो बता रहे थे कि वो अहमदाबाद से हैं, तो कभी कभी आना वहाँ पे घूमने के लिए इधर उधर। मैंने उनको बताया कि फिर मैं इतनी इतनी जगह घूम चुका हूँ। बोल रहे अकेले घूमते हो? मैंने कहा हाँ मैं अकेले घूमता हूँ। बोलते आपका भी सही है कि अलग अलग जगह घूम लेते हो। उन्हें गुजरात में रहकर ही वो पहली बार ही आ रहे हैं यहाँ पे विज़िट करने नागेश्वर में, तो ऐसी बातचीत हो जाती है फिर नए नए लोगों से। तो आ गया फिर मैं रूम पे, और अभी थोड़ी देर में जाऊँगा फ्रेश होके वापस से द्वारका के बीच की तरफ। बीच पता नहीं मुझे है या नहीं, पर वहाँ पे भी कुछ समुद्र का किनारा होगा, वहाँ देखूँगा। सनसेट तो मेरे रूम की विंडो से भी दिख रहा है, बट ये है कि ये सिटी लाइफ वाला सनसेट है। अब वैसे सनसेट तो हो गया है, पर फिर भी मैं एक बार बाहर होके आता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन कपल ने मेरे को एक जगह बताई थी कि बड़केश्वर महादेव मंदिर, वो समुद्र के पास ही है। जैसे वो कल नहीं था वो बाणगंगा वाला टाइप, वैसे ही शिवलिंग है समुद्र के बीच बीच। तो सोच रहा हूँ कि वहीं चलते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ कैसा है। पर सनसेट हो चुका है, लाइट जितनी देर रहेगी उतनी देर में सही दिखेगा, तो इसलिए ऑटो रुकता हूँ, वरना पैदल ही चलते हैं। 40 मिनट का रास्ता है पैदल। आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन हो रही हैं जैसे जैसे नेचुरल लाइट कम होती जा रही है। तो यहाँ से तो कोई भी शेयरिंग वाला ऑटो नहीं मिल रहा वहाँ के लिए, बड़केश्वर महादेव के लिए सभी प्राइवेट वाले मिल रहे हैं। तो इन्हें बताया कि यहाँ से तो प्राइवेट वाले ही मिलेंगे, पर वहाँ से वापस आते टाइम क्या है कि हमें शेयरिंग ऑटो मिल सकता है, वहाँ से ज़्यादा चांसेस है। तो वैसे तो मैं यहाँ से पैदल जा ही रहा हूँ, पर क्या है कि अंधेरा हो जाएगा तो फिर देखने का कोई मतलब नहीं वहाँ पे। और वॉकिंग डिस्टेंस अभी गूगल मैप्स में दिखा रहा है 20-25 मिनट, तो मैं सोच रहा हूँ बाई फुट ही कवर कर लेते हैं, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ यहाँ पे मैं, 500 मीटर रह गया है बस। बट सब लोग वापस रिटर्न आ रहे हैं, कोई भी जाता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। और यहाँ पे डेडिकेटेड सनसेट पॉइंट बनाया हुआ है, जो बाहर बोर्ड था वहाँ पे लिखा भी हुआ था। बट क्या है कि सनसेट तो हो चुका है, बट थोड़ी बहुत लाइट्स है वहाँ पे अभी, तो क्या पता दिख जाए वहाँ पे जाके। वो जो बड़केश्वर महादेव मंदिर है वो वहाँ पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अगर आपको दिखा गई जो। और यहाँ पे भी एक मूर्ति टाइप की है, यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऊपर से कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, लेकिन काफ़ी सही है। अगर मैं सनसेट से थोड़ा पहले आता तो यहाँ पे ज़्यादा सही लगता। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधे ये बड़केश्वर महादेव के वहाँ पे जो शिवलिंग है। बट ये प्लेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी अभी सनसेट होने के बाद भी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कल के आइटिनरी में इंक्लूड कर लूँ अगर मेरे पास टाइम बचेगा। और एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ बेट द्वारका की, अगर वो वर्थ इट लगा तब मैं वहाँ जाऊँगा, वरना वो थोड़ा दूर है तो मैं उसको स्किप करके इसको भी अपने आइटिनरी प्लान में शामिल कर सकता हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी सारी रेडी वगैरह है खाने वाने के, फूड कार्ट्स, पिकनिक स्पॉट जैसा बना रखा है। तो आते समय देखते हैं कुछ खाने के लिए, गोलगप्पे वगैरह कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पे तो लाइट वैसे जला रखी है, लेकिन सिर्फ शिवलिंग उससे विजिबल है। लेकिन यहाँ से भी काफ़ी सही व्यू आ रहा है इस पीरियड ऑफ टाइम में। बट ये है कि ओशन उतना सही नहीं दिख रहा। यहाँ से भी व्यू ओशन का वैसा ही है, बट यहाँ पे क्या है कि सिर्फ बैठने का है। वहाँ पे नीचे भी जा सकते थे बीच के पास, यहाँ सिर्फ ऊपर ही बैठ सकते हैं। और यहाँ पे इस टाइप वाले पत्थर भी रखे हैं ये समुद्र के पास, तो यहाँ नीचे जाना तो मतलब मुश्किल ही है। तो गाइस अगर आप यहाँ से सीधा सीधा जाओगे तो आपको मिलेगा ओमान, और थोड़ा यहाँ से अगर सीधा सीधा जाओगे तो आपको मिलेगा सोमालिया, और अगर आप यहाँ से सीधा सीधा गए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पाकिस्तान। ये प्लेस तो मैंने देख लिया और ये काफ़ी सही है। दिन के रोशनी में देखो तो मतलब सनसेट के टाइम में, तो ये परफेक्टली डिज़ाइंड है सनसेट के लिए। तो वही मैंने जैसे आपको बताया कि अगर बेट द्वारका उतना वर्थ इट नहीं लगा तो मैं इसको अपने प्लान में शामिल करूँगा कल के लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ कि गोलगप्पे खा लेता हूँ, पर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है और साथ में पीछे भी है। बट फिर वही है कि कहाँ से खाऊँ, जिस दुकान में ज़्यादा भीड़ होगी या फिर जिस दुकान में ज़्यादा हाइजीन होगा। तो फिर फाइनली मैंने गोलगप्पे खा लिए इस शॉप से, और अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पीने के लिए सिकंजी टाइप पी लेता हूँ और फिर चलता हूँ वापस। तो यहाँ पे खाना पीना हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ फिर से वापस अपने रूम पे। और अगेन यहाँ पे कोई शेयरिंग ऑटो मिला नहीं, हमेशा की तरह पैदल ही जा रहा हूँ। बट मैंने यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कोस्टल एरियाज़ के पास स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है फिश की, बट द्वारका में मैंने नोटिस करा कि यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब स्मेल नहीं आ रही थी फिश की। मे बी ये ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस है इस वजह से, या फिर कोई और रीज़न है, यहाँ मिलती नहीं होंगी मछलियाँ वगैरह। यहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा ब्लॉग कर लिया, अब तो फ्लैश लाइट ऑन करके लोगों में ज़्यादा नोटिस हो रहा हूँ मैं। तो मैंने अभी 2 लोगों को बात करते हुए सुना रिटर्न आते हुए कि ये वीडियो वाला है। तो मैं यहाँ पे समझ गया कि वो मेरे बारे में बात करेंगे। और अब मैं इस वाले गेट के पास आ गया हूँ, और ये जो बार मैं इस वाला गेट कह रहा हूँ, इस गेट का नाम है इस्कॉन गेट। तो गाइस मैं वापस रूम पे आ गया, पर यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, हल्की हल्की। और ऐसा है यहाँ का नाइट सिटी व्यू। मैंने रास्तों में 2-4 शॉपकीपर से पूछ लिया कि सुबह जो शिवराजपुर बीच है वहाँ कैसे जाना है। तो आई होप सो कि सुबह वहाँ वैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे मुझे वहाँ के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए। और मैं आपको उसके बारे में बता दूँ कि वो ब्लू सर्टिफाइड बीच है, गुजरात का पहला ब्लू सर्टिफाइड बीच।
इसका मतलब ये होता है कि पूरा ब्लू समुद्र दिखेगा वहाँ पे, बोलने का ब्लू नहीं, मतलब जैसे पानी को ब्लू बोलते हैं, वहाँ ब्लू दिखेगा और साथ में वाइट सैंड होगी, जैसे एक आइकॉनिक बीच होता है ना, उस टाइप का। और ये सारी डिटेल्स मैं आपको नेट से बता रहा हूँ, मैंने खुद से नहीं देखा वहाँ पे, तो मैं भी खुद पहली बार ही एक्सपीरियंस करूँगा वहाँ जाकर कि कैसा है। और मेनली तो मैं एक्साइटेड हूँ वहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए, तो इसलिए मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाऊँगा। 8 AM से शुरू कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि फिर वहाँ पे धूप भी कम रहेगी और क्या है कि वेदर भी सही रहेगा ये सब करने के लिए।